अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू 9th क्लास के गज़ल नंबर 3 गम है या खुशी है तू। इसके मुकम्मल नोट्स आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो कैसी लगती है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। शायर का तारुफ। गज़ल नंबर 3 गम है या खुशी है तू। नासिर काज़मी की गज़ल है और नासिर काज़मी है इसके शायर। नासिर काज़मी 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला शहर में पैदा हुए। इनके वालिद मोहम्मद सुल्तान काज़मी रॉयल इंडियन आर्मी में सूबेदार मेजर के ओहदे पर फाइज थे। नासिर के वालिद मोहम्मद सुल्तान काज़मी सरकारी मुलाजिम थे और वालिद के पेशा वराना तबादलों की वजह से इनका जो बचपन है वो कई शहरों में गुजरा। उन्होंने मैट्रिक मुस्लिम हाई स्कूल अम्बाला से किया। आगे की तालीम के लिए इस्लामिया कॉलेज लाहौर आ गए। नासिर काज़मी वहाँ के एक हॉस्टल में रहते थे। उनके उस्ताद खास रफीक खावर उनसे मिलने के लिए इकबाल हॉस्टल में जाते और इनके कमरे में शेर व शायरी पर बातें करते। उन्होंने बीए की तालीम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, मगर नासाजगार हालात की वजह से नासिर ने बिना बीए पूरा किए तालीम जो है वो छोड़ दी। नासिर काज़मी आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान आ गए और लाहौर शहर को ही अपना मस्कन बनाया और जल्द ही इन्हें एक के बाद दीगरे वालिदैन के चले जाने का गम भी झेलना पड़ा। नासिर ने अब पहले अदबी रसाला और आके नौ की अदालत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। 1952 यानी 1952 में रसाला हुमायूं की अदालत से वाबस्ता हुए। बरके ने दीवान और पहली बारिश नासिर काज़मी की गज़लों के मजमूए हैं। निशाते ख्वाब नज़मों का मजमुआ है। सर की छाया इनका मंजूम ड्रामा है। बरके ने इनका पहला मजमुआ कलाम था जो 1952 में शाया हुआ। 2 मार्च 1972 को नासिर काज़मी का इंतकाल हो गया। अल्फाज मायनी। गम है या खुशी है तू। गज़ल नंबर 3 आफतों मुश्किलों परेशानियों दियार शहर। आफतों मुश्किलों परेशानियों आफत मुसीबत को कहते हैं। चिराग शम्मा बत्ती दियार मुल्क देश वतन। रुत मौसम अजनबी जिससे जान पहचान ना हो। घड़ी लम्हा लहजा पल। अशार की तशरी। गज़ल नंबर 3 गम है या खुशी है तू। शेर नंबर 1 गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू। तशरी। नासिर काज़मी की शायरी में इश्क मोहब्बत दर्द रंज इंसानियत के जज्बात को खूबसूरती से पेश किया गया है। नासिर काज़मी की इस गज़ल में इश्क का जज्बा बहुत गहरा और सच्चा है। वो इश्क को एक ऐसी नेमत के तौर पर पेश करते हैं जो इंसान को जिंदगी में एक नया मानी देती है। शायर इसमें अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि ऐ महबूब तू मेरे लिए गम का बाइस है या खुशी का, मुझे तो हर हाल में कबूल है, तू मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। शायर अपने महबूब से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि तुम मेरी जिंदगी का लाजमी हिस्सा हो, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं है। बकौल शायर मेरा गम और मेरी हर खुशी तुमसे है, जाने मन ये मेरी जिंदगी तुमसे है। शेर नंबर 2 आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। तशरीह। नासिर काज़मी की शायरी में इश्क मोहब्बत दर्द रंज गम इंसानियत के जज्बात को खूबसूरती से पेश किया गया है। नासिर काज़मी की इस गजल में इश्क का जज्बा बहुत गहरा और सच्चा है। नासिर काज़मी की गजल में दर्द रंज का भी इजहार मिलता है। वो जिंदगी के दुख और मसाइब को खूबसूरती से बयान करते हैं। इस शेर में नासिर काज़मी अपने महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब इन मसाइब और मुश्किलात और परेशानियों के कठिन वक्त में मेरे लिए तुम ही सुकून और इत्मीनान का बाइस हो। शायद दुखों और गमों के मौसम में अपने महबूब को अपने लिए खुशी और मुसरत का जरिया उतार रहा है। शेर नंबर 3 मेरी रात का चिराग मेरी नींद भी है तू। तशरीह। इस शेर में अपने महबूब से मुखातिब होकर शायर कहते हैं कि मैं हर तरफ अंधेरों में गिरा हुआ हूँ और इस अंधेरे में मुझे जिस रोशनी की जरूरत है वो तुम हो। ऐ मेरे महबूब तुम मेरे लिए मुसाइब और मुश्किलात के अंधेरों में गिरी रात में एक चौदहवीं के चांद की मानिद हो और मेरे लिए खुशी का बायस हो। वो कहते हैं कि अंधेरे के खौफ की वजह से जो मुझे नींद नहीं आ रही थी, अब तुम्हारी रोशनी की वजह से, तुम्हारे तसव्वुर की वजह से मुझे सुकून की नींद आती है। पॉल जॉन एलिया
बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। शेर नंबर 4, मैं खजा की शाम हूँ, रुत बहार की है तू। तशरीह, शायर ने इस शेर में खुद को मौसम खजा की शाम से तशबीह दी है। वो कहता है कि मैं तो एक परेशान हाल, गमों से चूर और मुश्किलात में गिरा हुआ एक शख्स हूँ, जैसे कि मौसम खजा की कोई शाम हो, बिल्कुल ही उदास शाम। लेकिन ऐ महबूब, तुम मेरे लिए बहार के मौसम की तरह हो। तुम्हें देखकर मुझ में जिंदगी की लहर पैदा होती है। ऐ महबूब, तुम बहार की मानिंद हो, जबकि मुझे अपना वजूद एक बहुत बूढ़े दरख्त के जैसा मालूम होता है। लेकिन तुम्हारा दीदार करते ही इस पर भी बहार आ जाती है। बकौल शायर, जब वो होते हैं सेहने गुलशन में, मौसम नौ बहार होता है। दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तू। तशरीह, शायर इस शेर में मोहब्बत को दोस्तों के दरमियान दोस्ती की वजह बता रहा है। शायर कहता है कि एक मोहब्बत का जज्बा ही है जो हम दोस्तों में दोस्ती को कायम और दायम रखता है। दोस्ती का जज्बा एक बहुत पाक और शफाफ जज्बा है। इससे इंसानों के दरमियान एक दूसरे को जानने, समझने और एक दूसरे के लिए जीने की राहें हमवार होती हैं। वो कहते हैं कि हमारी दोस्ती को एक गए दिनों की मोहब्बत की पायदारी संभाले हुए है। इस एक मोहब्बत के सदके और कितनी मोहब्बतें हैं जो दिलों में जवान हैं। शेर नंबर 6, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू। इस शेर में शायर नासिर काज़मी अपने मजाजी महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि मेरी तमाम जिंदगी में मोहब्बत जैसे अफाकी जज्बे की कमी है। मोहब्बत जैसे अजीम जज्बे से तो अल्लाह ताला की जात भी नाशना नहीं है, यानी वो भी ना वाकिफ नहीं है। मोहब्बत वजह तख्लीक कायनात है और इस सारी कायनात में वही सबसे पहला मुहिब है, जिसने अपने महबूब की खातिर चंद दिनों में ये पूरी कायनात तख्लीक की। मोहब्बत के जज्बे से आशना होने वाला महबूब के सामने बस झुक जाता है, बिना दाम के बिक जाता है। इसलिए मोहब्बत में अना नहीं होती, अगर अना हो तो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत बेगर्ज और बेतलब होती है। शेर नंबर 7, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू। इस शेर में शायर खुद को कोसते हुए कहता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, अब मेरे अंदर मोहब्बत जैसा पाक जज्बा मौजूद ही नहीं। लेकिन ऐ महबूब, तुम तो वैसे ही हो, मोहब्बत के जज्बे से सरशार। मोहब्बत तो बेलौस जज्बा है, कतई नजर इसके कि वो आपसे मोहब्बत करता भी है कि नहीं। शेर नंबर 8, नासिर इस प्यार में कितना अजनबी है तू। छोटे छोटे शेर हैं और इसकी छोटी तशरीह है। स्टार्ट में तारुफ हर एक के शुरू में लिखा हुआ है, जो कि मैं नजरअंदाज कर रही हूँ क्योंकि बार बार एक ही चीज रिपीट करना मुनासिब नहीं है। आप ये हर शेर की तशरीह के स्टार्ट में लिखेंगे। इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब होते हुए कहता है कि मेरी जिंदगी की सारी रौनकें और रोशनियां तेरे होने से थी। जब से तू मुझसे बिछड़ा है, मेरी जिंदगी ही तारीख हो गई है, सब रौनकें खत्म हो गई हैं। अब तो मैं अपने ही शहर में खुद को अजनबी सा महसूस करने लगा हूँ। ऐसे लगता है कि ये मेरी शहर ही नहीं है। शायर कहता है कि मेरा बेचैन दिल इस दुनिया में अब नहीं लगता, मैं बहुत बेजार हो चुका हूँ। वो खुद से मुखातिब होकर कहता है कि नासिर, अब तुझे समझने वाला यहाँ कोई नहीं है और तू इस शहर में बहुत अकेला और अजनबी हो गया है। मशकी सवालात। गजल नंबर 3, गम है या खुशी है तू। सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। नासिर काज़मी की शायरी में गहरा शऊर पाया जाता है। समाजी। नासिर काज़मी के इस गाने में किस तहरीक का अरूज था? तरक्की पसंद तहरीक का। हम आवाज अल्फाज को क्या कहेंगे? हम आवाज अल्फाज को काफिया कहेंगे। नासिर काज़मी की गजलों में उदासी और तन्हाई के अंसर की वजह है फितरत। इस्तारा के अरकान कितने होते हैं? इस्तारा के अरकान 3 होते हैं। सवाल नंबर 2, दर्जा से अशार को फहम के साथ पढ़कर दिए गए सवालात के जवाब देने हैं। अशार लिखे हैं, इसे रीड कर लें। सवालात। पहले शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? पहले शेर में सनत तजाद इस्तेमाल हुई है, क्योंकि पहले शेर में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं खजा और बहार, जो कि दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं। दूसरे शेर में शायर की अपने बारे में क्या राय है? दूसरे शेर में शायर कहता है कि मैं बदल गया हूँ और जैसे पहले मैं खुश और हशाश बशाश था, अब नहीं रहा, लेकिन इसका महबूब पहले जैसा ही है, वो नहीं बदला। तीसरे शेर में शायर को किस बात का दुख है?
تیسرے شعر میں شاعر خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اس پورے جہاں میں مجھے جاننے والا کوئی نہیں ہے، میں ایک اجنبی ہوں، بس اس بات کا دکھ ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 ہے درجہ ذیل اشعار کے حوالوں یعنی شاعری کے پس منظر، انداز بیان، شعری محاسن کے استعمال کی وضاحت کے ساتھ تشریح کرے۔ تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں، پھر بھی میں نے یہ دی ہے، آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں شعر کی تشریح میں جا کے ان اشعار کی تشریح دیکھ سکتے ہیں۔ درجہ ذیل پیراگراف کو پڑھ کر بتائیں کہ اس میں کس عالمی مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ حل کی تجاویز یہ دی گئی ہیں، پاز کر کے ریڈنگ کر لیں۔ سوال نمبر 5 ہے درجہ بالا عبارت کو علامات اور اوقاف کا لحاظ رکھ کر پڑھیں، یعنی یہ جو عبارت ہے اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے۔ سوال نمبر 6 درجہ ذیل اشعار غور سے پڑھیے اور ان کے فنی اور فکری محاسن کا جائزہ لیتے ہوئے تبصرہ کیجیے۔ نظم، مصرع، شعر، قافیہ، ردیف اور مطلع کی نشاندہی کرنی ہے۔ مصرع کہتے ہیں ایک سطر کو، آدھے شعر کا بیت کا نصف حصہ، یعنی 2 لائنوں کا ایک شعر اگر ہے تو ایک لائن کو ہم، یعنی 2 لائنوں کا شعر ہوتا ہے نا، اس کی جو ایک لائن ہوتی ہے اس کو ہم مصرع کہتے ہیں۔ مصرع کے لغوی معنی ہوتے ہیں دروازے کا ایک پاڑ، جیسے دروازے کے 2 پاڑ ہوتے ہیں ویسے شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں، 2 لائنیں میں لکھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دروازے کا ایک پاڑ، ایک حصہ۔ مثالیں، دن کے ہنگاموں کو بیکار نہ جان، اور مصرع جب ہم لکھتے ہیں صرف یعنی ایک ہی لائن شعر کی تو پھر یہ والے نشان یا یہ والی علامت لگاتے ہیں۔ شعر بہترین الفاظ کے استعمال کو شعر کہا جاتا ہے۔ مقررہ وزن اور بحر میں لکھی ہوئی تحریر کو بھی شعر کہتے ہیں۔ ایک شعر 2 ہم وزن مصروں پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک ہی بحر میں لکھے گئے ہوں اور جو کسی سنجیدہ مضمون پر مشتمل ہوں۔ مثالیں، ساز ہی کی صدا غور سے سن، کیوں ہے یہ شور بابا غور سے سن۔ اگلا شعر ہے دن کے ہنگاموں کو بیکار نہ جان، شب کے پردوں میں ہے کیا غور سے سن۔ یہ جو علامت ہے یہ شعر کی علامت ہے اور یہ جو علامت ہے یہ ایک مصرے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ قافیہ، ہم بعض الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں جیسے کہ صدا، بپا، بیکار، شور، دار۔ ردیف، قافیے کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں۔ مثال، غور سے سن، مطلب غزل کا جو پہلا شعر ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ مثلا، ساز ہی کی صدا غور سے سن، کیوں ہے یہ شور بپا غور سے سن۔ اگر ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہوں گے تو وہ مطلع نہیں کہلائے گا بلکہ صرف غزل کا پہلا شعر کہلائے گا۔ ویڈیو کیسی لگی؟ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیں بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔